हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशंस, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, an organization can succeed only when it has highly motivated and committed team of एम्प्लॉयज़। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ज़्यादा डेवलप करता है या तभी सक्सीड कर सकता है जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड हो। ओके, उनके अंदर काम करने की इच्छा हो। अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो बहुत सारा काम को सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पाएंगे। और कमिटेड मतलब अपने काम के प्रति वो कमिटेड होने चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे हर हाल में ये काम कंप्लीट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना है, तभी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो हाईली मोटिवेटेड होने चाहिए और कमिटेड होने चाहिए। अगर लैक ऑफ कमिटमेंट रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को यूं ही कर देते हैं या उतना परफेक्शन के साथ नहीं करते हैं। अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट किया है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करना है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करना है और एट द एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और ग्रो करना है। तो ये हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। इसको पूरा करने के लिए वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर वो एम्प्लॉय कमिटेड नहीं होंगे अपने काम के प्रति तो हो सकता है वो केवल अपना काम यूं ही कर रहे हैं, उतने परफेक्शंस के साथ नहीं कर रहे हैं या उतना परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स का प्रोडक्शन करता है, जब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी गुड्स का प्रोडक्शन करके मार्केट में सप्लाई करता है, जो कस्टमर होते हैं वो देखते हैं कि हम जितना पे कर रहे हैं क्या वो गुड्स उतना है या उस क्वालिटी का है, उस रेट का है जितना मैं पे कर रहा हूँ। ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ इंश्योर कौन करेगा? वो एम्प्लॉयज़ जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। Since motivation is a complex process, various research have been given different theories, and these theories help to develop understanding about motivation phenomena. मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर हम समझ जाते हैं तो हम अपने कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए काम करेगा। और ये बोलता है कि जो मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च किया गया है, बहुत सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं। अगर हम बहुत सारी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे या थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चीज़ों को एक जगह या एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अमंग द वेरियस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज जो अवेलेबल है उनमें से हम एक थ्योरी को पढ़ेंगे जो दिया है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, ये बोलते हैं मैस्लोज नीड्स हायरार्की इज कंसीडर एज अ फंडामेंटल थ्योरी। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? फंडामेंटल थ्योरी कंसीडर करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन फेनोमेना। मोटिवेशन के फेनोमेना को समझने के लिए हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी है उनका, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसी थ्योरी को फंडामेंटल थ्योरी भी बोला जाता है। ओके, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ वाइड रेंज। जितने भी ह्यूमन बीइंग अवेलेबल हैं इस अर्थ पे, जो उनका रेंज है नीड का वो बहुत वाइड है। ओके, अगर हमारी ज़रूरतें हैं तो कोई एक ज़रूरत नहीं है या कोई एक नीड नहीं है। वी हैव मोर देन वन नीड, है ना। एक नीड
हमारा नहीं है, बहुत सारे नीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम एक इंडिविजुअल हैं तो हमारे बहुत सारे नीड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है, ओके, ए को क्या करना है, एक उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा जिसे वो सैलरी से पूरा करेगा, ओके। तो उसे एक घर बनवाना है, एक कार लेना है, बच्चों को सही एजुकेशन दिलवाना है, पेरेंट्स के लिए काम करना है, ओके। ओवरऑल बहुत सारे नीड्स है इसके जिसको ए को पूरा करना है। तो ह्यूमन बीइंग हैव अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्विजिशंस, ओके। ये जो नीड्स है इसको डिटेल में हम लोग 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी, स्टीम एंड सेल्फ एक्विजिशन नीड्स विच मोटिवेट देम टू वर्क। ये जो नीड्स हैं ये एम्प्लॉय को या ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करते हैं। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए या बहुत सारी चीज़ों तक हम रीच नहीं कर पाए। केवल हम यही सोच करके हम उन कामों को कर देते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और जिसके कारण हमारे लाइफ पर एफर्ट पड़ता है या हमारे लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए है और उसको क्लास 12th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, 95% मार्क्स उसको स्कोर करना है। 95% मार्क्स स्कोर करने के लिए वो सारा एफर्ट्स या सारी एनर्जी को लगाएगा किस लिए? टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर उसके पास एक नीड नहीं होगा तो वो उसको पूरा कैसे करेगा? अगर ए को घर चाहिए तो घर इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास शेल्टर नहीं होगा, घर नहीं होगा, क्या हम अपनी लाइफ को यहाँ पर नॉर्मल बना पाएंगे? नहीं। अगर हमारे पास घर नहीं होगा, घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, क्या हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। तो इन सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तभी जब हम मोटिवेटेड होंगे, जब हमारे पास कोई मोटिव होगा और उसी मोटिव के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ओके, द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम एंड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस लेवल। जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करता है। जब वो अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेगा, वो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो यहाँ खुश हैं या नहीं है, उनके नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है। अगर इन सारी चीज़ों पर मैनेजर गो थ्रू नहीं करेगा या इन सारी चीज़ों को वो जानेगा नहीं तो वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, वो अपने एम्प्लॉय को इनकरेज नहीं कर पाएगा। वो अपने एम्प्लॉय को तभी इनकरेज करेगा जब हम उसके बारे में जान पाएंगे, जब वो उनके बारे में जान पाएगा। ओके, एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं और उन स्टूडेंट्स के साथ अगर क्लास टीचर इंटरैक्ट नहीं करता है या सब्जेक्ट टीचर इंटरैक्ट नहीं करता है, केवल वो आता है, आकर के टॉपिक पढ़ा करके चला जाता है। ओके, स्टूडेंट्स को कौन सा पॉइंट समझ में आया और कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, जब तक वो उनसे इंटरैक्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा या उनके प्रॉब्लम्स के बारे में वो नहीं जानेगा, तब वो जज नहीं कर पाएगा कि कौन से बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ तभी होगा जब हम उनसे इंटरैक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। हमारा जो एम्प्लॉय है या मैनेजर जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि हमारे एम्प्लॉय के नीड्स क्या हैं, हमारे एम्प्लॉय के वांट्स क्या हैं, तभी वो इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम, तभी वो उनको मोटिवेट और इनकरेज कर पाएगा। अगर मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट है
अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूँगा, थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा तो ये अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पर हम उसको इनकरेज नहीं करें और मोटिवेट नहीं करें तो वो हो सकता है 70% मार्क्स ही स्कोर करे, वो 95 तक रीच नहीं कर पाए। अगर हम थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे एक को समझ करके, ए से बात करके, ए को समझा करके, तो वो 90% मार्क्स स्कोर कर लेगा जो उसका नीड है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका जो नीड्स होगा वो अलग अलग होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को घर लेना है तो वो उसका नीड है, लेकिन दूसरे एम्प्लॉय के पास हो सकता है कि उसके पास अपना घर हो, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत है। तो जब तक हम एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे या उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक हम बहुत सारी चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, है ना। या एक मैनेजर जो है वो तभी मोटिवेट कर पाएगा जब वो उनको समझ पाएगा। अगर वो उनको समझेगा ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जिस हिसाब से हमें पहुँचना चाहिए, या जो हमारे पास टाइम है उस टाइम लिमिट के अंदर हम पहुँच पाएंगे। तो ये सारा कुछ हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम अपने काम को सिस्टमैटिक वे में कर पाएंगे। जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो उनके द्वारा एफर्ट्स लगाया जाता है या उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस दिया जाता है, उनका परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करवाने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। उनका परफॉर्मेंस ही ये बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा जा रहा है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हमारा मैनेजर है और उसके अंदर जितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उन सबऑर्डिनेट्स को अगर वो समझ नहीं पा रहा है मैनेजर, क्या वहाँ प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जितने सबऑर्डिनेट्स उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या उस प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन मैनेजर उनके अगर प्रॉब्लम्स और नीड्स को सुन नहीं रहा है, तो वो कैसे जान पाएगा जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्या वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक भी गलती करते हैं प्रोडक्शन करने में तो हमारे जो गुड्स का प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या गुड्स या प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा, वो कहीं ना कहीं उतना बेटर या बेस्ट नहीं हो पाएगा कि जा कर के हम अपने चीज़ों को मार्केट में सप्लाई कर पाए। सो द थिंग इज़ कि हमें पहले अपने एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा, उन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें समझते हैं तभी हम उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये किसी एक लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम कोई भी काम करते हैं या जिस भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हम काम करते हैं तो हमें हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अपना परफेक्ट काम करके देना है, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करके देना है। हमें अपने काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा है नहीं, हम तो केवल यहाँ काम करते हैं, अगर ये प्रॉफिट भी कमाएगा तो हमें कौन सा ये देने जा रहा है। लेकिन हमें ये सोच रखना चाहिए कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या ये बिजनेस रहेगा तभी तो हम यहाँ से सैलरी या इनकम कमा पाएंगे। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो मैनेजर कैसे मोटिवेट कर सकता है? मैनेजर उन्हें इनकरेज करेगा। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा, हमारा जो मार्केट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट होगा तो वहाँ से जो प्रॉफिट कमाएंगे तो वो यहीं तो आएगा, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। जो वर्कर्स ओवर टाइम करेंगे उनको पैसा मिलेगा, जो वर्कर अच्छा काम परफॉर्म करेंगे या अपना बेस्ट देंगे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो प्रमोशन करके हम उन्हें अप्रिशिएट करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनके नीड्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसको समझेंगे।
Then after, next point we have is for the satisfaction of these needs. ओके अगर हमें अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना है, मैनेजर मस्ट ऑफर डिफरेंट इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन द लेवल्स इन सच द पर्सन बिलोंग्स. ओके अगर हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हम वही चीज़ कंज्यूम करेंगे जो हमारे नीड्स को फुलफिल करेगा, जो हमारे वांट्स को फुलफिल करेगा. अगर हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे. फूड जो है वो हमारे नीड को पूरा करेगा. अगर हमने अपने पास पैसा रखा है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्या वो पैसा हमारे पास हमारी भूख को मिटा रहा है? नहीं. हम जब तक पैसा को खर्च करके खाना को परचेज नहीं करेंगे तब तक हम अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे. तो नीड्स को सेटिस्फाई करना ही ये बताता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट पीपल्स काम करते हैं, जो डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उनके नीड्स भी डिफरेंट होंगे. उनके नीड्स को हम पूरा करेंगे और उन्हें हम इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? मस्ट ऑफर डिफरेंट इंसेंटिव्स. अलग अलग तरीके के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा करके हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं और वो अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे. एक साइड तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नीड पूरा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो रहा है, दूसरी साइड हमारे एम्प्लॉयज के नीड्स पूरे होंगे तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को पूरा करेगा. ओके डिपेंडिंग ऑन द लेवल इन विच द पर्सन बिलोंग्स. जो पर्सन जिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के जिस लेवल में वो काम कर रहा है, हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हिसाब से हम उसको इंसेंटिव देंगे. ओके जिस लेवल में वो काम कर रहा है उसी हिसाब से हम उसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे. तभी जा करके हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाई हो पाएगा. हम अपने एम्प्लॉय को केवल बोल करके सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए हमें उन फैसिलिटीज़ को भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा जिससे जो हमारा एम्प्लॉय है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो पाए. ओके अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग वन बाय वन उस पॉइंट्स को देखेंगे कि ये पॉइंट्स क्या बताता है. बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. These are the most basic needs such as food, shelter, etc. In the organizational context, basic salary help to satisfy this need. अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसका जो बेसिक नीड होगा वो क्या होगा? टाइम से खाना मिलना, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए. तो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर, ये हर एक इंडिविजुअल का बेसिक नीड है. अगर ये नीड किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है या वो किसी एक की भी कमी से फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, तो वो अपनी लाइफ को सिस्टमैटिकली रन नहीं करवा पाएगा. अगर हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपना लाइफ आसानी से बिताए, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लाइफ का जो बेसिक नीड है अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो सिस्टमैटिकली लाइफ तो बिता नहीं पाएगा. अगर मैंने ये सोचा कि मुझे ये करना है वो करना है और मैं भूखा ही रह रहा हूँ, क्या मुझे एनर्जी मिलेगा कि मैं वो काम कर पाऊँ? बिल्कुल नहीं. तो एनर्जी के लिए मुझे खाना चाहिए. तो बेसिक नीड जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, वाटर, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक नीड में काउंट होती हैं, जो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है. वो इंसान जो एजुकेटेड है, वो इंसान जो अनएजुकेटेड है, वो जिसके पास स्किल है, वो जिसके पास स्किल नहीं है, दोनों ही लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वाटर. ओके लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस का, या बिजनेस से रिलेट करके हम लोग बात करेंगे या उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोल सकते हैं कि हम किसी के नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? हम कर सकते हैं सैलरी के माध्यम से.
हम उसे टाइमली सैलरी पे करेंगे, हम उस एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी पे करेंगे, या जिस लेवल पे वो काम करे उस लेवल के हिसाब से हम उसे पेमेंट देंगे, तभी तो वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर किया है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं? कब करेंगे? जब हम उन्हें टाइमली सैलरी देंगे, जब हम उन्हें टाइमली पेमेंट करेंगे, टाइमली सैलरी देंगे, तभी तो हम उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। केवल हम बोल देंगे कि तुम्हें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, तुम्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, तो वो एम्प्लॉय अगर अपना 100% दे रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगा रहा है, क्या हम उसे टाइमली सैलरी दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो वो अनसेटिस्फाई होगा, और जब वो अनसेटिस्फाई होगा तो वो अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ अपना 100% परफॉर्म करें तो हमें उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना होगा। वो अपना एफर्ट्स लगा करके, वो अपनी एनर्जी को लगा करके एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। अगर हम उन्हें सैलरी देंगे तभी तो वो अपने नीड्स को पूरा करेंगे। अगर उन्हें घर खरीदना है वो कैसे खरीदेंगे? जब तक वो सैलरी उनके पास नहीं पहुंचेगा। अगर वो रेंट में रहते हैं तो उन्हें रेंट पे करना पड़ेगा, वो तब रेंट पे करेंगे जब उनके पास सैलरी आएगा। अगर उन्हें बच्चों का एजुकेशन फ़ी भरना है, ट्यूशन फ़ी देना है, तो वो तभी आएगा जब वो सैलरी उनके पास जाएगा। जब वो अपने पेरेंट्स के नीड्स को पूरा करेंगे, कब? जब उनके पास सैलरी जाएगा। तो एक सैलरी से वो अपनी बहुत सारी नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के नीड्स को कंपनसेट करता है सैलरी के माध्यम से, या उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा करके जिससे उनके एम्प्लॉयज़ थोड़े अपने स्किल को इन्हांस कर पाए, ओके, थोड़े अपने नॉलेज को डेवलप कर पाए। बट द थिंग इज़ कि अगर हम सैलरी टाइम पर देते हैं तभी हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा वो कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। अगर हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं तो हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि मैं हर चीज़ से सेफ रहूं, मुझे कोई भी चीज़ हार्म नहीं करवा पाए, या कोई भी चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, है ना। अगर ऐसा होगा तभी तो वो अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक वे में जी पाएगा, अपनी लाइफ की जो बेसिक नीड्स है वो उसको पूरा कर पाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एंड इमोशनल हार्म्स, हम किसी को फिजिकली हार्म करते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है मशीन से या उन टेक्नोलॉजी से जो बहुत हेवी है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को उन मशीन के बारे में नहीं बताएंगे या उन टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि वो फिजिकली हार्म हो उनका, है ना, उनको चोट लग जाए या उस मशीन के कारण उनका हाथ कट जाए, जिससे जो उनका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। अगर हम हाथ कटने पे कंपनसेशन भी देंगे तो उतना नहीं दे पाएंगे जितना उसको ज़रूरत होगा लाइफ लॉन्ग के लिए, या हम अगर कंपनसेशन भी दे रहे हैं तो उसके दूसरे नीड्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना होगा अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रूल करवा रहे हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं तो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा। अगर एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अपना मैक्सिमम टाइम दे रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वो काम कर रहा है,
तो जितने देर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना होगा, कोई और एम्प्लॉइज को हार्म ना कर दे। अगर हम लोग इमोशनल हार्म्स की बात करते हैं तो किसी के सेंटिमेंट्स को हार्म नहीं करना चाहिए, है ना। किसी को हम ऐसा शब्द नहीं बोले या ऐसे वर्ड से हम उसको इंडिकेट ना करें जिससे वो हर्ट हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, वो एक रिलीजन से नहीं आ रहे हैं, वो एक लोकेलिटी से नहीं आ रहे हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और डिफरेंट लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, सो दैट हमें उनके फिजिकल एज वेल एज इमोशनल एक्सपेक्ट को भी ध्यान में रखना है। उनको इतना तो श्योरिटी मिलना चाहिए कि उनका जो जॉब है वो यहाँ सिक्योर है। अगर वो अपना काम कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको इतना तो गारंटी मिलना चाहिए, इतना तो सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि आपका जॉब है जब तक आप करना चाहते हो। ओके, अगर कोई व्यक्ति अपना 100% दे रहा है लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन के साइड से कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन उसको इनकरेज नहीं कर रहा है या मोटिवेट नहीं कर रहा है कि आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहे अपना बेस्ट तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, है ना, आपको हम इंक्रीमेंट आपका कर देंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के साइड से अगर इन सारी बातों का सिक्योरिटी नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो उतना स्थिरता के साथ जॉब नहीं कर पाए, है ना, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। और स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड होगा, एक पर्सनल इंटरेस्ट होगा, दोनों को हम स्टेबल करेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे, अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे। अगर एक इंडिविजुअल स्टेबल नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो जाता है या बहुत सारे चेंजेस के कारण वो खुद को संभाल नहीं पाता या चेंजेस को एडॉप्ट नहीं कर पाता, तो वो स्टेबल कैसे रहेगा? स्टेबल वो तभी रहेगा वो जब वो चीज़ों को सोचेगा, समझेगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में जानेगा, तभी वो उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटरमाइन हो करके उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बिलोंगिंग नीड्स। ओके, these needs refer to affection, sense of belongingness, acceptance and friendship for mental satisfaction। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं है या वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे से अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो क्या हम महसूस कर पाएंगे कि हम वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमें लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं या बॉस हैं, वो हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को वहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं, हम अपने आप को वहाँ से जोड़ पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को कहीं से रिलेट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, तो हम बहुत सारी चीज़ों को परफेक्टली नहीं कर पाते, है ना। ये बोलता है जो वहाँ से अफेक्शंस होगा, जुड़ाव होगा या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगा, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस या फ्रेंडशिप, ये क्या देता है? ये मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। अगर मेरा फ्रेंड मुझे सपोर्ट करता है केवल ये बोल करके कि तुम कोई भी काम करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वो मुझे फिजिकली सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसके वर्ड्स हैं वो मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो मेंटल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है, क्योंकि मेरा फ्रेंड मुझे ये बोल रहा है कि तुम्हें जब भी लाइफ में प्रॉब्लम होगा, तुम्हें अगर एग्ज़ाम से पहले कोई टॉपिक समझने में दिक्कत होगा तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। केवल उसने ये बोल दिया तो मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बाद में वो करे या नहीं करे वो बात की बात है, लेकिन जिस टाइम उसने ये बात बोला तभी मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया। अगर मेरे बॉस ने मुझे बोला कि तुम्हारा काम अच्छा जा रहा है, अगर तुमने ऐसे ही काम किया तो मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा,
अभी प्रमोशन मिला नहीं है, केवल बॉस ने वर्ड्स के द्वारा ये बताया है या वर्ड्स के द्वारा उसने इंडिकेट किया है अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, तब वो उस चीज़ को अपने से रिलेट कर पाएगा, अपने से जोड़ पाएगा और तभी वो मेंटल सेटिस्फैक्शन तक रीच कर पाएगा। यानी जो हमारा मेंटल है, जो हमारा माइंड है, वो तभी सेटिस्फाई होता है जब हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एस्टीम नीड्स। दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम एस्टीम नीड्स की बात करते हैं तो हर इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करता है या उसको बुरा बोलता है या उससे वो काम करवाता है जो नहीं करवाना चाहिए, तो हमें किसी के रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर या सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करें तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखना पड़ेगा। देन प्रेस्टीज, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन और अटेंशन, ये एक व्यक्ति का होता है। अगर एक व्यक्ति को कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है या एक इंडिविजुअल को कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, क्या वो दोबारा वहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल को किसी प्लेस पर बहुत ह्यूमिलेट किया जा रहा है, उससे वो काम करवाया जा रहा है जो वो उसके एजुकेशन के खिलाफ है, जो उसके प्रेस्टीज के खिलाफ है, जो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, तो वो व्यक्ति दोबारा वहाँ नहीं जाएगा और वो उसके लिए स्टैंड लेगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरे स्टेटस के खिलाफ जा रहा है। ओके, तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेल्फ एक्विजिशन नीड्स। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है नीड हायरार्की का। ओके, ये क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। वॉट वन, एक क्या है, इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, एक क्या बन सकता है और एक क्या कर सकता है, ये हमने उसमें इंश्योर करना होगा। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में पढ़ा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ओके, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम और सेल्फ एक्विजिशन। ये है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके।